कभी आपने सोचा है कैसा होता होगा आज से हजारों साल पहले जब पैसा था ही नहीं। या फिर कभी आपने सोचा है कि हमें इस पैसे की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। तो आओ यार, अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो एक कॉपी और पेन उठाओ और शुरू करते हैं हमारा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट फॉर क्लास 10th इकोनॉमिक। पहला टॉपिक है हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आज अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है या बेचनी है तो आप बहुत इजीली खरीद सकते हो या बेच सकते हो। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? क्योंकि आज आपके पास पैसा है, मनी है। नाउ यू आर हैविंग इनफ मनी। इसका मतलब मनी क्या बन गया है? कोई भी चीज को लेने के लिए या किसी भी चीज को खरीदने के लिए या बेचने के लिए मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका है। तो हम कह सकते हैं ना, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर वी आर यूजिंग मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज का लेन देन का एक जरिया बन चुका है। क्या जरिया बन चुका है? पैसा किसी भी चीज को खरीदने का या बेचने का एक जरिया बन चुका है। पर कभी आपने सोचा है कैसा होता होगा आज से हजारों साल पहले जब ये 100, 50 ये नोट्स चलते नहीं थे। ये जो मनी है ये वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं हुआ था। तो आज से बहुत साल पहले जब ये 100, 50 के नोट्स नहीं चलते थे तो उस टाइम पर एक सिस्टम फॉलो किया जाता था और उस सिस्टम को हम कहते थे बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम यानी कि विनिमय पद्धति, इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये होता था कि अगर आप किसी भी चीज को खरीदना चाहते हो तो आप उसको पैसे के बदले में तो खरीदोगे नहीं, क्योंकि उस टाइम पर पैसा चलता नहीं था। तो आप किसके बदले में खरीदोगे? तो आप किसी और चीज के बदले में खरीदोगे। सपोज करो मेरे पास ये पेन है। अगर मुझे आज से बहुत साल पहले ये पेन खरीदना है तो मैं इसको कैसे खरीदूंगा? मैं दुकानदार को इसके बदले में कोई और चीज दे दूंगा, जैसे गेहूं दे दूंगा, चावल दे दूंगा या फिर कोई भी चीज दे दूंगा। बट ये जो सिस्टम था यानी कि जो बार्टर सिस्टम था, इसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप अपने बोर्ड के पेपर देने गए हो और आप अपना बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स भूल जाते हो बैग में। अब आप बीच पेपर में हो, आपको एक पेन चाहिए, आपने मुझसे पेन मांगा और मैंने आपको बोला मैं आपको पेन तभी दूंगा जब आप मुझे वापस या फिर बदले में एक पेंसिल दोगे, क्योंकि मुझे पेंसिल की जरूरत है। तो आपने कहा यार मैं तो बॉक्स ही नहीं है तो मैं तो पेंसिल दे ही नहीं सकता। तो मैं आपको बोलूंगा तो ठीक है, अगर आप मेरे को पेंसिल नहीं दे सकते तो मैं आपको पेन भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि ये जो केस है, मैं चाहूंगा कि मेरी भी डिमांड पूरी हो, आपकी भी डिमांड पूरी हो। यही तो मैं चाहूंगा कि मैं जो जरूरत चाहता हूँ या फिर मेरी जो जरूरत है वो पूरी हो, तो मैं आपकी भी जरूरत पूरी कर दूंगा। ये सिचुएशन ही बार्टर सिस्टम में आ जाती थी। कई बार लोग जो चाहते थे वो उन्हें मिलता था ही नहीं। जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि एक इंसान होता है, वो चावल बेचना चाहता है और चावल के बदले में जूते चाहता है। तो उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं पर उसे ऐसा कोई नहीं मिल पाता जो उसको चावल के बदले में जूते दे दे। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है जो आपकी डिमांड के साथ बिल्कुल सिमिलर डिमांड रखता हो। और ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई बार्टर सिस्टम में, और इस प्रॉब्लम को हम क्या बोल देते थे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सिंपल इसका मतलब समझो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कोइंसिडेंस कहाँ से बनाए? कोइंसाइड से। और वांट्स का मतलब जरूरतें। जब दो लोगों की जरूरतें यानी कि डबल, जब दो लोगों की जरूरतें या दो जरूरतें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, एक दूसरे को आपस में सिमिलर हो जाती हैं, तभी आप बार्टर सिस्टम में किसी भी चीज को खरीद सकते हो, आप बेच सकते हो। और ऐसे इंसान ढूंढना जिसके साथ आपकी डिमांड सिमिलर हो बहुत मुश्किल होता है। आज ही के टाइम पे देख लो, ऐसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसके ओपिनियन आपसे बिल्कुल मिलते जुलते हो, वरना कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जरूर होगा जहां पर आपका और उसका ओपिनियन अलग अलग हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था या लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की। इसीलिए हमको जरूरत पड़ी पैसे की, हमको जरूरत पड़ी मनी को यूज करने की। आज के टाइम पर क्या है यार, आपको कोई भी चीज खरीदनी है, महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती, आप जाओगे पैसा लेकर बाजार में, आप वो खरीद लोगे अगर आपके पास पैसा होगा। तो मनी ने क्या हेल्प की? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया कोई भी चीज को खरीदने के लिए, कोई भी चीज को बेचने के लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो ये जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ये बताता है कि देखो आज के टाइम पर हम मनी तो यूज करते हैं बट किस फॉर्म में करते हैं। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में हम पैसा किस फॉर्म में यूज करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड मेटेलिक कॉइन्स। आज से पहले भी जब राजा महाराजाओं के टाइम में गोल्ड के कॉइन, सिल्वर के कॉइन चला करते थे, बट वो क्यों बंद हो गए? सपोज करो गोल्ड का 1 रुपए का कॉइन है तो जितना 1 रुपए से ज्यादा वैल्यू का तो उसमें गोल्ड ही लगा हुआ है। सपोज करो सिल्वर का 5 रुपए का कॉइन है तो 5 रुपए से ज्यादा तो उसमें सिल्वर का वैल्यू हो जाता था। तो वो भी आइडिया इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। तो अब हम यूज करते हैं मेटेलिक कॉइन्स।
₹5 के, ₹10 के, ₹2 के, ₹1 के, ये सारे मेटेलिक कॉइन्स जो हम यूज़ करते हैं। और करेंसी में हम यूज़ करते हैं नोट्स को, ₹10 के नोट्स, ₹20, ₹50, ₹100, 500, 2000, तो बहुत सारे प्रकार के नोट्स भी हम यूज़ करते हैं। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड्स, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी, नोट्स एंड मेटेलिक कॉइन्स। देखो, हर देश की एक करेंसी होती है। जैसे इंडिया की करेंसी है रुपी, तो आप रुपी को लेकर पूरे भारत में कहीं पर भी चला जाओ, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता रुपी में ट्रांजैक्शन लेने से या रुपी में पेमेंट लेने से। हाँ, अगर आप इंडिया के बाहर यूएसए में जाकर ट्राई करोगे कि रुपी में आपको कुछ मिल जाए तो वो मना कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में कोई भी आपको मना नहीं कर सकता उस रुपी को लेने से। जैसे यूएसए में अगर आप डॉलर लेकर चले जाओगे तो कोई भी आपको यूएसए में मना नहीं करेगा डॉलर के। तो करेंसी क्या है? सिंपली एक फॉर्म ऑफ मनी है जो एक पर्टिकुलर देश के लिए एक्सेप्टेबल होती है। क्यों एक्सेप्ट की जाती है? सपोज करो अगर मैं पूछूं कि पूरे भारत में सिर्फ मनी के रूप में रुपी ही क्यों चलता है, तो इसका सिंपल आंसर है क्योंकि ये वो करेंसी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है। कभी आपने देखा होगा किसी ₹10 के नोट पे या ₹20 के नोट पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। अब सिंपली अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया तो बहुत बढ़िया है कि ये सारे नोट्स कॉइन्स ये आते कहाँ से? ऐसा तो है नहीं सबके घर में एक प्रिंटिंग प्रेस है, जितने नोट छापने हैं छाप लो, या पैसों का पेड़ है, जितने तोड़ने हैं तोड़ लो। तो ये सारे नोट्स कहाँ से आते हैं? ये सारे नोट्स आते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? देखो, ये सब जो जितने भी बैंक है हमारे इंडिया में उन सबका माई बाप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सबका हेड है। ये इश्यू करता है करेंसी नोट्स को। अगर आप कभी किसी करेंसी नोट्स को देखोगे ₹10, ₹20, तो आपको उस पर आरबीआई गवर्नर के साइन भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये कहाँ से इश्यू होकर आ रहे हैं? आरबीआई गवर्नर के द्वारा या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू होकर आ रहे हैं, जो आपको भी स्क्रीन पे पूरी स्लाइड भी दिख रही होगी, तो आप उस चीज को देखकर एक बार में समझ सकते हो। अब सपोज करो आप एक कंपनी में जॉब करते हो और वो कंपनी आपको महीने के एंड में आपको आपकी सैलरी देती है। आपकी सैलरी है 50,000। आपने महीने भर काम किया, आपको महीने के एंड में सैलरी मिली 50,000। अब एकदम से आपके हाथ में 50,000 रुपए आ गए, तो आपने उसमें से 10,000 रुपए तो निकाल लिए कि ये पूरे महीने के लिए काम आएंगे, लेकिन उस 40,000 रुपए जो बचे आपके पास, उसको लेकर आपके दिमाग में टेंशन ही टेंशन चलने लगी कि यार इन 40,000 का क्या करूंगा, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए, कहीं गिर ना जाए। तो ऐसे में आपके पास ये जो एक्स्ट्रा कैश है, ये जो सरप्लस फंड है, सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा, तो ये आपके पास जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं या एक्स्ट्रा कैश है, इसका आप क्या करोगे? तो इसके लिए एक तरीका निकाला गया। बैंक क्या कहता है, जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा कैश है, आप बैंक में आओ, अपना एक अकाउंट खुलवाओ, अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाओ और उसमें आप अपना ये जितना भी एक्स्ट्रा कैश है उसको डिपॉजिट करो। तो अगर आपको सपोज करो महीने के एंड में 50,000 रुपए मिलते हैं, तो 40,000 रुपए जो आपके पास एक्स्ट्रा कैश था, आपने 10,000 अपनी सेविंग्स के लिए निकाल लिए, महीने भर के खर्च के लिए, तो 40,000 आप कहाँ जाकर डिपॉजिट कर दोगे? बैंक में। अब बैंक कहता है देखो ऐसा नहीं है कि हम आपका पैसा वहां पड़ा रहने देंगे, आपके पैसे पे हम आपको इंटरेस्ट देंगे। यानी कि बैंक आपको लालच देता है कि अगर आप इस बैंक में पैसे जमा करोगे तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे। इसका मतलब क्या होता है? सपोज करो मैं किसी बैंक में जाता हूँ और मैंने 10 रुपए जमा किए, तो बैंक मुझको बोलेगा आपको हम 3% पर एनम यानी कि 3% पर ईयर का इंटरेस्ट देते हैं। तो बैंक क्या करेगा, अगर मैं उन 10 रुपए को वहीं पर डला रहने दूं, कभी निकालू ना पूरे एक साल में, तो बैंक क्या करेगा, उस पैसे को एक साल बाद 10 रुपए से 13 रुपए कर देगा। क्यों? क्योंकि बैंक मुझे 3% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है और मैं भी खुश हो जाऊंगा, देखो यार पैसा अपने अकाउंट में पड़ा पड़ा अपने आप बढ़ रहा है। तो बैंक ये अपन को लालच देता है, बोलता है कि अगर आप हमारे यहाँ आकर डिपॉजिट करोगे तो हम क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट रेट देंगे। अब इसके आगे हम जानेंगे कि बैंक इन डिपॉजिट के साथ करता क्या है, बट उसके पहले एक चीज जान लो। सपोज करो अगर आप बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करके आते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए डिपॉजिट हो गया। आपको अगर कभी जरूरत पड़ी आप उसे निकाल भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने डिपॉजिट कर दिया तो अब वो हमेशा डिपॉजिट ही रहेगा जब तक उस पर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। आप जब चाहे उस पैसे को निकाल सकते हो। आपको जब भी लगता है, आपके अंदर से जब भी वो डिमांड आती है कि सपोज करो आपको लगा आपको कार लेनी है या कोई और भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो आपको जब भी मन करे आप उस पैसे को निकाल सकते हो। यानी कि ऑन डिमांड आप कभी भी उस पैसे को निकाल सकते हो। इसलिए ये जो डिपॉजिट होते हैं इनको क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट। यानी कि आपने डिपॉजिट किया और आपको जब भी इनकी डिमांड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, आप इनको कभी भी निकाल सकते हो। तो हमने इनको क्या बोला, डिमांड डिपॉजिट। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आपने देखा होगा आज के टाइम पर हमारे पास यूपीआई है, डिजिटल पेमेंट है, फोन पे है, भीम ऐप है, बहुत सारे तरीके हैं पैसे निकालने के। बट आज से बहुत टाइम पहले हमारे पास सिर्फ एक ही रिसोर्स था पैसे निकालने के लिए, या तो बैंक में जाके निकालो या दूसरा था एटीएम से। अगर मान लो आपको किसी ने पैसे निकालने हैं
वो एटीएम बंद है, अब आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे पैसे। तो पहले के टाइम पे या फिर आज के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कभी कभी एटीएम में भी कैश नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, आप एक पेपर होता है जिसको हम कहते हैं चेक, आप किसी इंसान के नाम पर एक चेक काटते हो और उसको बोलते हो जाओ बैंक से जाकर ये पैसे निकाल लाओ, यही करते हो। तो चेक सिंपली क्या होता है, चेक सिंपली एक पेपर होता है जिसमें जो अकाउंट होल्डर होता है, यानी कि जिसका अकाउंट होता है, वो बैंक को बोलता है कि मैंने जिसके नाम पर चेक काटा है उसको वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो मैंने उस चेक में लिखा है वो दे दिया जाए। सपोज करो मैंने चेक काटा आपके नाम पर 10,000 रुपए का, तो आप बैंक में जाओगे और बैंक में बोलोगे कि जो अकाउंट होल्डर है यानी कि मैंने बैंक को बोला है कि आपको जिसके नाम पर चेक काटा है उसको 10,000 रुपए दे दिए जाए। इट्स वेरी सिंपल। तो चेक सिंपली क्या है, चेक एक लीगल पेपर है जो बैंक को बताता है कि अकाउंट होल्डर चाहता क्या है। अकाउंट होल्डर चाहता है कि जिसके नाम पर उसने चेक काटा है उसको वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे दिया जाए अकाउंट होल्डर के अकाउंट से, ऐसा नहीं है बैंक के अकाउंट से, अकाउंट होल्डर के ही अकाउंट से। तो सिंपली चेक क्या है, एक सिंपल पेपर है। इसकी डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, बहुत इजी डेफिनेशन है। अब इतना तो आप समझ गए, डिपॉजिट समझ गए, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ये सारी चीज़ें समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और वीडियो को बंद करके पार्ट 2 पे पहुंचो। बड़ा मजा आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि हम जानेंगे कि अब बैंक जो हमसे डिपॉजिट लेता है उस पैसे का करता क्या है। कहीं बैंक चोरी तो नहीं करता है या बैंक कुछ और तो नहीं करता है, तो हम जानेंगे कि बैंक हमारे पैसे का करता क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 फॉर मनी एंड क्रेडिट। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।